नमस्कार दोस्तों। कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं मधु कांकरिया की कहानी बुलंद हस्तियों के बीच एक शाम। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। वाकया उन दिनों का है जब महानगर मुंबई को धीरे धीरे सोचने, खोजने और समझने में लगा था। वे दरअसल मेरे अंडे से बाहर निकलने के दिन थे। इसलिए हर शाम मैं अपने दड़बे से बाहर निकलता और जब भी बाहर निकलता आंटी को अंग्रेजी के एल आकार के बने सोसाइटी के प्रांगण में ढेरों नीम, पीपल, चंपा, चमेली और गंधराज के पेड़ों से घिरे लंबे से लॉन में टहलते हुए देखता था। अपने समय के अंधेरों से घिरे लोगों के बीच भी आंटी अपने में ही रमी रहती थी, खोई सी, गुनगुनाती सी। कभी फ्रेम में बैठे गोल गदराए खूबसूरत बच्चों को निहारती, जिन्हें उनकी बदकिस्मती और महंगाई की मारी आयाएं घुमाती रहती, तो कभी जोगन की सी निसंगता से जोगिंग करती घुटने से ऊपर पेंट पहनी लड़कियों की मस्त चाल, नंगी टांगें और खुली बाहों को देखती रहती, तो कभी आंखों में खुला अचंभा लिए तितली की तरह उड़ती आधुनिकाओं को अपने पालतू कुत्तों को सैर कराते देखती। कई बार बगीचे के कोने अंतरों में आंटी की ही हम उम्र महिलाओं का ग्रुप भजन कीर्तन करते हुए भी दिख जाता, पर उनमें शामिल होने की बजाय परम निरपेक्ष भाव से आंटी पास से हवा के शांत झोंके की तरह गुजर जाती। मंद मंद मुस्कान और जीवन राग बिखेरती आंटी चलती भी यूं जैसे इस दुनिया और धरती से उन्हें कोई शिकायत न हो। लगभग 55 वर्षीय आंटी मेरी पड़ोसी थीं। यह बात अलग है कि यह भी मैं तभी जान पाया जब मुझे उनकी ज़रूरत महसूस होने लगी। मैं 5वें माले के एक तरफ था और आंटी लिफ्ट के एकदम दूसरी तरफ। आंटी के परिदृश्य में आते ही चट्टान की तरह कठोर और वजनी हमारे दिन एकाएक तितली के पंखों की तरह रंगीन और हल्के हो गए थे। आंटी, आज मेरा कुरियर आएगा, प्लीज रख लेना। आंटी, यह लो चाबी, मेरी मेड आए तो काम करवा लेना। आंटी, धोबी को ये कपड़े दे देना। आंटी प्लीज, दूध वाला आए तो दूध ले लेना। नहीं, गरम मैं आकर कर लूँगा। क्या कहा? दूध फट जाएगा? ठीक है, गरम भी कर लेना आंटी जी। दरअसल मैं मुंबई में MBA कर रहा था। हम 4 लड़के आंटी के पास वाले फ्लैट में ही एक साथ रहते थे। हम सुबह सुबह ही निकल जाते, दिन भर हमारी क्लास चलती। इस कारण कभी डाक, तो कभी धोबी वाला, तो कभी दूध वाला, तो कभी काम वाली। सभी को अब जैसे आंटी का खुला घर मिल गया था। दिन भर आंटी हमारी प्रतिनिधि बनी, हमारा सामान देती लेती रहती और हम निश्चिंत हो कॉलेज में भी देर तक मस्ती मारते रहते। हमारी पौ 12 थी, क्योंकि अब हमें चिंता नहीं थी कि हम नहीं पहुँचे तो घर की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब काम वाली आंटी से चाबी ले लेती, धोबी आंटी से कपड़े ले लेता, किरानी वाला आंटी के पास हमारा सामान रख देता, दूध वाला आंटी को दूध देता। आंटी की इस उदारता की खबर जाने कैसे उड़ते हुए हमारे दूसरे पड़ोसी मिस्टर गोयल तक भी पहुंच गई। एक दिन मैंने देखा कि मिस्टर गोयल का 3 वर्षीय बेटा सोनू आंटी की गोद में बैठा बैठा चना बादाम टूंग रहा था। वह टीवी पर छोटा भीम देखने की जिद कर रहा था और आंटी उसे समझा रही थी कि ज़्यादा टीवी देखने से बच्चों की कोमल आंखें खराब हो जाती हैं, और उसे कोई नीली परी की कहानी सुनाकर बहला भी रही थी। कई बार सोनू कुछ समझ नहीं पाता, वह पूछना चाहता तो पूछ भी नहीं पाता। आंटी चिंतित हो कहने लगी, क्या होगा इन बच्चों का भी? न ये ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं और न हिंदी। इस कारण इनके अंदर एक अलग तरह की घुटन रहती है। बच्चे भी क्या करें, इनकी मातृभाषा हिंदी है, पर माएँ हैं कि जन्म से ही अंग्रेजी बोल बोल हिंदी सीखने नहीं देती हैं। मैंने एक बार कहा भी मिसेज गोयल से, तो कहने लगी, यदि मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगी तो अंग्रेजी इसके लिए एलियन भाषा बन के रह जाएगी। सोचो, यदि मातृभाषा एलियन रह जाए तो ज़्यादा नुकसान है, या विदेशी भाषा एलियन रह जाए तो ज़्यादा नुकसान है। मैं क्या बोलता, खुद मैं भी अपने नन्हे मुन्ने भतीजों से अंग्रेजी में ही बोलता था। पर उस दिन जाने अनजाने मेरे मन की कोई फांक भी आंटी के विचार में शामिल हो गई थी। इस कारण आंटी की बात का जवाब देने की बजाय मैंने बात घुमा कर पूछ डाला,
आंटी यह कहाँ से आ टपका? आंटी ने अद्भुत जवाब दिया, यह मेरे एकांत को रचने और मेरी जिंदगी में आनंद घोलने आ पहुंचा। अपने आराम और दूसरे कामों को स्थगित कर आंटी पूरी गंभीरता से मुंडे हिला हिला, मुंह बना बना और आंखें मटका मटका कर उसे कहानी सुनाती रही, जैसे भावी पीढ़ी का निर्माण कर रही हूँ और किसी गंभीर श्रोता की तरह सोनू कहानी सुनता रहा। मिस्टर और मिसेज गोयल दोनों ही अपनी अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। मिसेज गोयल अपने 3 वर्षीय बेटे सोनू को अपने साथ ही ले जाती थी। उसे भी किसी क्रेच में डाल फिर अपने ऑफिस जाती। कई बार शाम को क्रेच की गाड़ी पहले आ जाती, मिसेज गोयल बाद में आती। जालीदार बंद गाड़ी में बैठा सोनू अक्सर रोता रहता। कई बार हमसे जिद करता कि हम उसे अपने साथ ले चले। एक बार सोनू से बात करते करते ही बदबू का भभका सा लगा। मुझे लगा आसपास कुछ गंदगी पड़ी होगी। मैंने सोनू के ड्राइवर से कहा कि वह गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दे, यहाँ बदबू आ रही है। वह हंसने लगा, यह बदबू सोनू बाबा के पैंट से आ रही है, उसने पॉटी कर दिया है। मैं तो जैसे आसमान से गिरा। हे भगवान, यह सब भी होता है? मैंने उतावला होकर कहा। जब तुम जानते हो तो उसका पैंट क्यों नहीं बदल देते हो? उसने अजीब सा जवाब दिया, सिर्फ पैंट बदलने से क्या होगा, मुझे उसे साफ भी करना होगा। मेरा काम जब तक उसकी माँ नहीं आ जाए उसकी चौकीदारी करना है, उसकी माँ बनना नहीं है। फिर मैंने मैडम को फ़ोन पर बता भी दिया है, अब वे जाने और उनका काम जाने। एक बार भयंकर गर्मी थी। सोनू बंद गाड़ी में बैठे बैठे झुलस ही गया था। मुझे सोनू पर बड़ा तरस आया। मैंने गाड़ी वाले से कहा, जब तक इसकी मम्मा नहीं आ जाती कम से कम उसे खुली हवा में बाहर तो रहने दो। कैसे कैदियों की तरह उसे अंदर ठूंस रखा है। उसने बड़ा मायूस जवाब दिया, मैं जैसे ही इसे छोड़ दूंगा यह पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह उड़ने लगेगा और मैं दिन भर का थका हारा, मुझ में इतनी जान नहीं कि इसके पीछे पीछे दौड़ूं। जब इनकी माँ को ही इनकी चिंता नहीं तो मैं क्यों सोचूं। बहरहाल दिन बीत रहे थे। हम सब जिंदगी को झेलने और उसके बंदोबस्त में लगे थे। ये वो दिन थे जब भविष्य में कुछ बन पाने के नस्तोड़ तनाव में ही हमारा वर्तमान स्वाहा हो रहा था। इस तनाव को झेल न पाने की वजह से हमारे एक सहपाठी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था और उसे कॉलेज स्थगित कर काउंसलिंग लेनी पड़ रही थी। एक ने आत्महत्या की असफल चेष्टा की। मैं भी अपने को डिप्रेशन से बचाने के लिए खुद को कभी भाग्य के हवाले करता तो कभी डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट जैसे जीवन मंत्र के हवाले छोड़ देता। हम सभी खुद को बेफिक्र रखने की भरसक कोशिश करते। इस कारण कॉलेज से घर और घर से कॉलेज के बीच जो कुछ भी समय हमें मिलता उसमें युवराज के छक्के और राखी सामत के ठुमके हमें हमारी तनावों की दुनिया से कुछ देर के लिए ही सही दूर ले जाते, हमारा दिल बहलाते और हमारे पंखों को हवा देते। उन्हीं दिनों एक बार आंटी का घबराया हुआ फ़ोन आया मेरे पास, तुरंत आओ, सोनू को बहुत उल्टियाँ हो रही है। उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं भी घबरा गया। घर पहुंचा तो देखा कि सदैव खिलखिला सा रहने वाला आंटी का मुखमंडल तनाव, चिंता और थकान के बादलों से घिरा हुआ था। आंटी की साड़ी उल्टी से लथपथ थी। पूरे घर में अजीब सी उल्टी की गंध भरी हुई थी। जंगली हिरण की तरह हर तरफ धमाचौकड़ी मचाने वाला सोनू गमछा ओढ़े सोफे पर ही अधमरा सा लेटा हुआ था। आंटी आंगन को फिनाइल से साफ करते हुए ही फ़ोन पर मिसेज गोयल से बतिया रही थी। मिसेज गोयल आंटी को फ़ोन पर समझा रही थी, आप चिंता मत कीजिए, यह तो इसी प्रकार उल्टी करता रहता है। इसने क्रेच में कुछ ज़्यादा खा लिया होगा। आप तो बस इसे थोड़ा नमक, चीनी, घुला पानी पिला दीजिए। मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगी। क्या बताऊं, आज बॉस के साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गई हूं। उस दिन पहली बार देखा मैंने आंटी को क्षुब्ध होते हुए। माथा पकड़ बोली वे, हे भगवान, क्या हो गया है इसकी माँ को? बेटा अधमरा हो रहा है, अभी तक 6 उल्टी कर चुका है और इसकी माँ कह रही है चिंता की कोई बात नहीं, क्रेच में ज़्यादा खा लिया होगा। यह तो इसी प्रकार करता रहता है उल्टी। हे भगवान, किस हादसे में मर गई है इनकी ममता? किसने बना दिया उन्हें ऐसा? कैसा समय है। बॉस को फुल टाइम, पति को पार्ट टाइम और बच्चे घास भूस की तरह बढ़ रहे हैं। चेहरा देखो इसका, कैसे छुआरा सा सूख गया है।
और बात करते करते ही आंटी ने मुझे सोनू के लिए नमक चीनी का पानी बनाने में लगा दिया और खुद सोनू के कपड़े बदलने में लग गई। हमेशा सोनू को छोटा भीम देखने से रोकने वाली आंटी ने इस बीच खुद ही टीवी पर छोटा सा भीम लगा दिया, जिससे सोनू का मन लगा रहे। अगले सप्ताह से ही मैं MBA के इंटर्नशिप में व्यस्त हो गया। आंटी के यहाँ आना जाना थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी हम दोनों घरों के बीच आंटी को लेकर अदृश्य खींचातानी चलती थी। आंटी जैसी दुधारू गाय को हम सभी अपने अपने खूंटे में बांध लेना चाहते थे। हम दोनों को ही डर रहता कि कहीं कोई अकेला ही आंटी को हाईजैक न कर ले। इस कारण अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हुए भी मैंने दुआ सलाम जारी रखी, और तभी मैंने आश्चर्य से देखा कि सबसे दूर दूर रहने वाली बंद गोभी मिसेज गोयल भी अनायास ही मेरे ही पद चिन्हों पर चलने लगी थी, बल्कि मुझसे भी कदम भर आगे थी। उन्हीं दिनों मुझे एकाएक गोयल परिवार की तरफ से सोनू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखी पार्टी में शरीक होने का निमंत्रण मिला। मुझे इस निमंत्रण की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया एकदम अलग अलग थी। वहाँ वे सभी बुलंद हस्तियाँ आने वाली थीं, जो अपने जीवन में कामयाबी के शिखर को छू चुकी थीं या छूने के करीब थीं। मेरा भी वहाँ जाना जरूरी था, क्योंकि मैं भी कामयाबी से हाथ मिलाने के इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहता था। इसलिए समय कम होने के बावजूद मैं वहाँ गया। उनका घर जरूरत से ज़्यादा चमक रहा था। सोनू किसी रूठे राजकुमार की तरह बैठा हुआ था। समृद्धि किसी परी की तरह अपने पंख पसारे खड़ी थी। किसी दीवार पर मोनालिसा मुस्कुरा रही थी, तो किसी दीवार पर MF हुसैन के घोड़े दौड़ लगा रहे थे। कुछ आत्मविश्वास के गुच्छे वहाँ चहक रहे थे, तो कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल जमूरे अलग से ही दमक रहे थे। मिस्टर महेश्वरी अपनी विदेश यात्रा का बखान कर रहे थे, तो मिस्टर चंदानी, जिनकी फॉरेन पोस्टिंग तय थी, मुंबई को कोस रहे थे कि 2 महीने से यहाँ सूरज तक नहीं दिखा, क्या होगा यहाँ रहकर। मिसेज बाफना का ख्याल था कि यदि देश की बागडोर किसी कारपोरेट को दे दी जाए तो देश शायद बच सकता है। मिस्टर भारद्वाज को संतोष था कि उन्होंने अपने प्रवासी पुत्र को स्काइप पर ही गणपति पूजा करवा दी। इसी बीच मिस्टर रवि ने सीमा पर गश्त लगाते 2 भारतीय सैनिकों के सर काट ले जाने वाली घटना का जिक्र शुरू किया ही था कि मिस्टर महेश्वरी ने उन्हें डपट दिया। यार, ऐसी घुटन और डिप्रेसिंग बातों के लिए हमारा ऑफिस ही क्या कम है, जो तुम यहाँ भी ऐसी बातें ले बैठे। करते मिस्टर रवि ने दांत निपोड़ दिए। इसी बीच केक काटने की रस्म शुरू हुई। इतनी भीड़भाड़, शोरगुल, आक्रामक रोशनी, कैमरा और तेज म्यूजिक को सुन सोनू शायद डर गया था और चीख मार मार कर रोने लगा था। सोनू के चीख मारने के साथ ही हम लोगों की फील गुड की लय ताल गड़बड़ा गई थी। सोनू ने रोते रोते कहा, मुझे केक नहीं काटना, मुझे आंटी के पास जाना है। और तभी जैसे 26/11 का अटैक हो गया। गोयल दंपति को सांप सूंघ गया। चिड़िया सी चहकती मिसेज गोयल की बिल्लौरी आंखें छिपकली की आंख की तरह बाहर निकल आई। शिट यार, आंटी को तो बुलाना ही भूल गए। मिसेज गोयल इस चूक के लिए अपने पति को बुरा भला कहने लगी। किसी को नहीं भूले, एक आंटी को ही कैसे भूल गए। हर दिन 1.5-2 घंटे रख ही लेती है सोनू को। उन्हीं के चलते मैं पूरी शाम सोनू को लेकर निश्चिंत रहती हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा सुख कब सुहाया है? तुम तो चाहते हो कि मैं नौकरी वाकरी छोड़कर तुम्हारी चाकरी में ही लगी रहूं। नुकीले तार जैसी शख्सियत वाले मिस्टर गोयल कुछ देर सुनते रहे, झल्लाते रहे। पत्नी को शांत करने की कोशिश भी की, पर पत्नी थी कि एकदम गरम स्त्री, बेकाबू, जंगली बिल्ली की तरह नोचने झपटने को तैयार। पार्टी की रंगत बिगड़ती देख उन्होंने भी अंतिम दांव लगाया और डफर कह दिया मिसेज गोयल को, क्या आंटी आंटी लगा रखी है? अरे यह तो सोचो कि इस पिज़्ज़ा, बर्गर, डांस और ड्रिंक की पार्टी में आकर कर भी क्या लेती आंटी। वे हमें देखकर दुखी होती और हम उन्हें देखकर खुश हो कि 2 दुख कम हुए। मिस्टर गोयल की इस खुलासे के साथ ही एक जोरदार ठहाका लगा। बादल छटे, तापमान सामान्य हुआ, पार्टी की रंगत लौटी। मिसेज गोयल फिर आओ भगत में लग गई। तेज म्यूजिक पर कुछ जोड़े थिरकने लगे। कजरारे कजरारे तेरे नयन बड़े कजरारे, कुछ लूंगी डांस की फरमाइश करने लगे। सोनू रोते रोते ही सो गया। बुलंद हस्तियों और कामयाब लोगों की पार्टी फिर धीरे धीरे सवाब पर चढ़ने लगी। तो दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।